खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। बोलेरो से टक्कर मारकर किया किडनैप और लूटी नकदी। नगर क्षेत्र में वारदात के बाद पीड़ित को अलवर अस्पताल में करवाया भर्ती। बैंक अफसर के ट्रेन से कटने के मामले में पत्नी और साढ़ू के खिलाफ हुई FIR। अरावली विहार पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर शुरू की जांच। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनी हुई बेहोश। वहीं लंबित मांगों को लेकर निकाली रैली। और 3 माह का राशन एक साथ देने के आदेशों के चलते वितरण हुआ ठप। उपभोक्ता उठा रहे परेशानी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र में RC रोड पर युवक को पहले हमलावरों ने बोलेरो और बाइक से टक्कर मारी और इसके बाद बंधक बना लिया। इसके अलावा युवक ने नकदी लूटने का भी आरोप लगाया है। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया। साथ ही एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और शेष की तलाश जारी है। पीड़ित युवक का नाम माकुल है और वह नगर के बिड़गावा का रहने वाला है। वह 1,90,000 रुपए लेकर अपनी कार से एक परिचित को रकम देने जा रहा था। रास्ते में कुछ परिचित युवकों से बातचीत करने के बाद वह आगे के लिए रवाना हो गया। इसके बाद मार्ग में पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित को नगर से अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। मैं सर पैसे घर से पैसे लेके और मैं उनको देने जा रहा था किसी को, मेरे पास उसके आ रहे थे तो लेके जा रहा। मैं दुकान पर रुक गया, दोस्त मिल गए थे, 1-2 खाना हमने ठंडा वंडा पिया वहाँ पे। तो मैंने पैसे निकाल के दिए थे दुकानदार को। मेरे पास थे 1,92,000 रुपये। 1,500 रुपये पेट्रोल करा लिया। 1,90,500 थे मेरे पास। तो पैसे देखे उन्होंने, पता नहीं क्या क्या। वहां से मैं निकला हूँ, वो दोस्त चले गए, मैं वहां से निकला हूँ। तुरंत उन्होंने मेरे पास पीछे एक बाइक और एक बोलेरो कार लगा दी। वो मेरे पीछे बाइक से, पहले तो बाइक से टक्कर दी। मैंने देखा कौन है, मैं उनको फिर आगे चलता रहा। फिर उन्होंने बोलेरो गाड़ी से मेरे ऊपर टक्कर दी पीछे से, और गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी बदल गई, मैं अंदर था। उसके बाद मुझे निकाला, पीटा और मेरे जो पैसे थे वो लेके गए और मुझे भी लेके गए साथ में। फिर वहां मुझे जंगल में उन्होंने पीटा, फिर अपने गांव ले गए। हाँ, बंधक बना के मुझे वहां पीटा है और पैसे सारे ले गए। वो थून के निवासी हैं, जिनमें 1,90,500। अलवर में पंजाब नेशनल बैंक के फील्ड ऑफिसर भोजराज वर्मा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। इस घटना के करीब 2 साल बाद पुलिस ने उसकी पत्नी और पत्नी के जीजा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई ADM सिटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी भोजराज वर्मा 22 जुलाई 2024 को अलवर आए थे। अगले दिन 23 जुलाई को इटाराना पुलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता रामस्वरूप वर्मा के अनुसार उनके पुत्र की पत्नी 12 जिले के सरकारी स्कूल में लिपिक है। साथ ही उसके जीजा जयपुर मिनी सचिवालय में UDC के पद पर कार्यरत हैं। वह भोजराज को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उनका कहना है कि इन घटनाओं से परेशान होकर भोजराज ने आत्महत्या कर ली। मामले की जांच के बाद ADM सिटी ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद अरावली विहार थाना पुलिस ने भोजराज की पत्नी सुमन वर्मा और उसके जीजा हिमांशु मोहालिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच महिला थाना प्रभारी कांता को सौंपी गई है। भोजराज वर्मा थे, ये यहाँ पे अलवर के अंदर बैंक के अंदर ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे। तो कोई डिफरेंस था दिमाग में, पारिवारिक जो कलेश की वजह से, तो इन्होंने ऐसा कुछ कदम उठा लिया। लंबित मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को अलवर के शहीद स्मारक से रैली निकालने के साथ ही मिनी सचिवालय पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान एक आशा सहयोगिनी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर आने के बाद जमीन पर गिर गई। मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं ने उसे संभाला। उधर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे लंबे समय से कम मानदेय, नियमितीकरण,
सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। वहीं जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। राजवती है, नौगांव CSC से जिला अध्यक्ष। सर, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारी सभी बहनें करीब 25 दिनों से इतना परेशान है, धूप गर्मी कुछ नहीं देख रही, अपना घर परिवार कुछ नहीं संभाल पा रही हैं और एक सुंदर गांव को बनाने के लिए जो ये ऐसा कार्य करती हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मात्र 4,959 रुपए में उनसे 24 घंटा ड्यूटी ले रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनका कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार हम ही सभी बहनों के बारे में सोचे। हमें कम से कम आज 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन से सरकार ने अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है। हम सरकार से बार-बार ज्ञापन दे चुके हैं पर हमें कोई संतुष्टि नहीं दी जा रही है। अभी तक हमें कोई संतुष्टि नहीं दी गई है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख प्यास हड़ताल पर उतर जाएंगे। मेरा नाम कंचन लता है और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सारे अधिकारियों से कि हम आशाओं को फूट न डालें और हम आशा हमारे हक के लिए लड़ रही हैं और वो हमको दबाव ना बना के हड़ताल बंद कर दें। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम उन पर जोर दे रहे हैं। क्या कोई अधिकारी अपने हक के लिए नहीं लड़ता है? क्या कोई अधिकारी हड़ताल नहीं करता है? हम हड़ताल करते हैं तो क्यों अधिकारी हम पे दबाव बनाते हैं? किस तरह के दबाव बना रहे हैं? वो हम बार-बार मना कर रहे हैं, नोटिस दिया जा रहा है कि अगर आपने हड़ताल की तो हम हमको हटा देंगे। अरे हटाना है तो हटाओ, एक तो नहीं 52,000 आशाओं को हटाओ। उधर इस मौके पर आशा सहयोगिनी एकता मंच की अनेक पदाधिकारी मौजूद रहीं। बाद में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें नियमित राज्य कर्मचारी बनाने, रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए देने और पेंशन के रूप में 12,000 मासिक की मांग भी की गई है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजवती सहित अनीता, पूनम, मीणा, सुनहरी देवी और रेखा देवी आदि की मौजूदगी रही। 3 महीने का राशन एक साथ देने के आदेश से वितरण ठप हो गया है और डीलरों ने दुकानें बंद कर दी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश के अनुसार जुलाई माह में ही जुलाई से सितंबर तक 3 महीनों का राशन एक साथ वितरित किया जाना है। हालांकि आदेश लागू होने के 3 दिन बाद भी अधिकांश राशन डीलरों की दुकानों पर 3 महीने का गेहूं नहीं पहुंच सका है। इसके चलते कई डीलरों ने राशन वितरण पूरी तरह बंद कर दिया है, जबकि कई दुकानों पर वितरण शुरू ही नहीं हो पाया। राशन डीलरों ने दुकानों के बाहर विभागीय आदेशों का हवाला देते हुए सूचना चस्पा कर दी है। उनका कहना है कि जब तक 3 महीनों का पूरा स्टॉक उपलब्ध नहीं होगा तब तक वितरण संभव नहीं है। दूसरी ओर राशन लेने पहुंचे पात्र उपभोक्ता लगातार दुकानों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उधर रसद विभाग का कहना है कि जल्द ही सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूं पहुंचा दिया जाएगा। जिला रसद विभाग की ओर से 1 तारीख को यहाँ पर गेहूं वितरण का कार्य जितना भी यहाँ पर राशन डीलरों के है वहाँ वितरण किया जाता है। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 तारीख हो चुकी है लेकिन अभी तक वितरण शुरू नहीं हुआ। पर मेन मुख्य बात ये है कि आदेश ये आए हैं कि आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने का एक साथ राशन सब व्यक्तियों को देना है, जबकि अभी तक 1 महीने का राशन किसी दुकान पे आया है तो किसी पे नहीं। करीब जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर उनमें से कुछ 50% लोगों की दुकानों पर ही कुछ 1 महीने का माल आया है। लेकिन जब 3 महीने के आदेश जब कल आए तो राशन वितरण प्रणाली बंद कर दी गई। यहाँ राशन डीलरों का कहना है कि जब तक 3 महीने का स्टॉक नहीं आता है, क्योंकि जिला रसद विभाग की ओर से आदेश दिए गए हैं, अब जिला रसद विभाग इनकी किस तरह पूर्ति करेगा ये देखने का विषय है। लेकिन लोगों को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं, राशन डीलरों से पूछ रहे हैं कब गेहूं मिलेगा, कब गेहूं मिलेगा। उसको लेकर यहाँ एक व्यक्ति मौजूद है, उससे पूछना चाहेंगे क्या गेहूं लेने आए हो? हाँ, मैं गेहूं लेने आया हूँ सर। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अभी मतलब 3 महीने का गेहूं नहीं आया, अभी 1 महीने का आया है स्टॉक अपने पास, तो 3 महीने इकट्ठा है जब देंगे। तो आज 3 तारीख हो गई, लगातार 3 दिन से चक्कर काटते काटते। तो क्या परेशानी हो रही है अभी? परेशानी यही है कि जो हमको 1 तारीख को गेहूं मिलना चाहिए वो हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब गेहूं खत्म हो गया तो अब परेशानी हो रही है? हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या कह रहे हैं ये? अभी यही कह रहे हैं कि अभी जब तक मतलब वो पूरा 3 महीने का नहीं आता स्टॉक, जब तक नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब तक रसद विभाग 3 महीने का स्टॉक यहाँ नहीं भेजेगा तब तक राशन वितरण प्रणाली शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन देखने का विषय है कि ये कार्य जो 15 दिन पहले किया जाना चाहिए था उसी समय क्यों आदेश दिए जाते हैं, जबकि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग निम्न वर्ग के और जो जिनको आवश्यकता होती है वे लगातार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। सभी दुकानें जो भी राशन डीलरों की है वहाँ पर राशन वितरण प्रणाली बंद कर दी गई है।
आगामी आदेश तक। यहाँ पीछे बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि गेहूं का वितरण डीएसओ के आदेश आने पर किया जाएगा। तो अभी मुख्य सवाल है कि जिला रसद विभाग कब यहाँ पर पूर्ति करता है, कब 3 महीने का राशन वितरण होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई भी यहाँ पर सवाल ये है कि कोई भी मतलब माल जो है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है और अभी तक सभी राशन डीलर अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। भगवान सैनी, एटीएन न्यूज, अलवर। तिजारा थाना क्षेत्र स्थित अहिंसा सर्किल पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलवर रेफर कर दिया है। परिजनों के अनुसार बालक शिवम अहिंसा सर्किल के पास पतंग उड़ा रहा था। शाम को घर लौटते समय तेज गति से आए एक टेम्पो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। शिवम कक्षा 4 का छात्र है। वहीं स्थानीय लोगों ने अहिंसा सर्किल पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। ये वापस रोड क्रॉस करके वापस आ रहा था घर की तरफ। कहाँ के रहने वाले? तिजारा के। ये क्या कर रहा था वहाँ? ये पतंग उड़वा के वापस आ रहा था रोड क्रॉस करके। हमारी वैसे रोड के पास। कौन सा था वाहन? हाँ? कौन सी गाड़ी थी? ऑटो। टेम्पो ने मारी है? हाँ, टेम्पो ने। क्या नाम है इसका? शिवम। कौन सी क्लास पढ़ता है? 4थी में। और वहीं अलवर जिले के मुबारकपुर गांव में 4 साल का बालक गर्म तेल से भरी हुई कढ़ाई में गिर गया। गंभीर रूप से झुलसे बालक को स्थानीय अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बालक मेहर की मां लक्ष्मी ने बताया कि उनके पति गर्म तेल की कढ़ाई में गोलगप्पे बना रहे थे। इसी दौरान तेल ज्यादा गर्म होने से कढ़ाई को भट्टी से नीचे उतारना पड़ा। बालक खेलता हुआ तेल की कढ़ाई के पास आ गया और बुरी तरह झुलस गया। ये सुबह गोलगप्पे बना रहे थे तो बारिश आ गई, तो मैंने सोचा कि बारिश आ गई थोड़ी कढ़ाई नीचे रखते हैं। उसके बाद थोड़े मैं इधर उधर हो गई तो ये खेलते ये इसको पैर फिसल गया, ये कढ़ाई में गिर गया जाता है। कढ़ाई में गिर गया। हाँ। ये जलाएगा एक कमर से लेके नीचे तक पैर तक। अच्छा। हाँ। उसके बाद छाले के गए? छाले पड़ गए इसमें। और सुबह 10 बजे की बात है। अच्छा। हाँ। तो पहले कहाँ लेके गए? पहले लेके पहले अपने गांव में दवाखाना वहाँ पे लेके गए, उधर ठीक नहीं करा, डॉक्टर ने मना कर दी, फिर अलवर लेके आए। अलवर में आवारा श्वानों द्वारा लोगों पर हमले जारी हैं। खासकर बच्चों को श्वान निशाना बनाते हैं। इसी क्रम में अखेपुरा थाना क्षेत्र के जोहड़ा पटेल नगर में शुक्रवार को घर के बाहर खेल रही बालिका को श्वान ने बुरी तरह नोच लिया। उसे हॉस्पिटल में टांके लगवाए गए हैं। बालिका के चिल्लाने पर उसके पिता ने घर से बाहर आकर उसे श्वान के चंगुल से छुड़वाया। उधर बालिका के परिजनों का आरोप है कि इस मोहल्ले में बड़ी तादाद में श्वान मौजूद हैं और आए दिन लोगों के पीछे लग जाते हैं। 3 साल की है, घर के बाहर खेल रही थी। अच्छा। वहीं मोहल्ले का कुत्ता पकड़ के इसको खींच के ले जा रहा था, मेरी नज़र पड़ गई उस पर। अच्छा। तो मैं भागा ना, तो काफ़ी दूर तक खींच के ले गया। जब मैं भागा तो उसको छुड़ा लिया। अच्छा। इतने में इसके घाव आ गए और कुत्ता भाग गया। कहाँ पे खाया है? ये कंधे पर। अच्छा। कितने दांत लगाए हैं? इसके 2 घाव लगाए हैं और अच्छा। अब इसके तो बच्ची क्या कर रही थी उस समय? खेल रही थी घर के बाहर। अच्छा। अचानक ही आया है वो? अचानक ही आया। अच्छा। तो पहले पालतू है क्या है वो? नहीं, पालतू नहीं है, ऐसे ही है, गली मोहल्ले में। हाँ। उसके बाद फिर कैसे छुड़ाने भागे आप? हाँ, छुड़ाने भागा, छोड़ के वो भाग गई। अच्छा। अब डॉक्टर इसको वो बोल रहे हैं टाँके लगाने की। गौरतलब है कि नगर निगम श्वानों को पकड़ने का दावा तो करता है, लेकिन अलवर के तमाम इलाकों में इनकी संख्या और हमले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां एसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस की ओर से शुक्रवार को नियम नहीं मानने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अलवर शहर में बाइक सहित अन्य वाहनों में तेज आवाज करने वाले 300 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए हैं। भगत सिंह चौराहे पर इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया। कार्रवाई के बाद जब्त साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर में लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने और तेज आवाज से आमजन को परेशान करने की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विशेष अभियान चलाया गया है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर और एएसपी सर मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी यातायात पुलिस की एमबी एक्ट के खिलाफ एमबी एक्ट में कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें
खासकर बुलेट मोटरसाइकिलों में जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए करीब 250 से 300 ये जब्त किए हैं साइलेंसर और इनको आज रोड रोलर के द्वारा नष्ट कराया गया। लगातार और भी आगे कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल हमारी ट्रैफिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लगाते हैं क्या उन पे तो कार्रवाई? बिल्कुल वो सब आइडेंटिफाई है और लोकल पुलिस भी हमारे साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं और उनको पाबंद भी कर रखा है कि इस तरह के मॉडिफिकेशन ना करें। कितने साइलेंसर आज ये करीब 250 से 300 साइलेंसर है और जिसमें 50 के करीब प्रेशर और भी है। तो यहाँ पे आप नियमों की पालना नहीं करते, उसको किस तरह की समझाइश आपके द्वारा की जाती है? बिल्कुल हमारा समय समय पर श्री PHQ के निर्देशानुसार MB एक्ट का समझाइश का भी और फिर जब समझाइश कुछ नहीं मानता है तो उसके खिलाफ MB एक्ट की कार्रवाई के अभियान लगातार जारी है। अलवर शहर के दाऊदपुर फाटक स्थित टंकी पिछले 10 दिनों से क्षतिग्रस्त हालत में है। ऐसे में क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। टंकी के पिलरों के पास चेतावनी नोटिस चस्पा किए गए हैं और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके बावजूद आसपास रहने वाले लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षतिग्रस्त टंकी के कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था तो की है, लेकिन कई घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। क्षेत्रवासियों ने 2 दिन में टंकी को हटाने या सुरक्षित करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। टंकी गिरे हुए 10 दिन हो। अभी क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि खतरा मंड रहा है ऊपर, और क्या। कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई अधिकारी आ रहा। पानी की समस्या बराबर बनी हुई है। सारे मार्केट वाले परेशान हैं। आम रास्ता है जिसमें पानी, मतलब यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है लेकिन पानी किसी को नहीं मिल पा रहा। इस वक्त खड़े हैं हम दाऊदपुर फाटक के पास, जहाँ पर आप ये जर्जर टंकी देख सकते हैं। करीब 10 दिन हो गए इस टंकी को और उसके बाद ना तो PHD ने इसकी सुध ली, ना इसको डिसमेंटल करने के लिए कोई व्यक्ति आया। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था बगल वाली टंकी से की गई है, लेकिन वह 5 से 10 मिनट के लिए पानी आता है। मुख्य बात यह है कि इस जो पूरी टंकी है, इसके जो पिलर है इस मंदिर के अंदर है और इसमें आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। यहाँ पर सूचना चस्पा की गई है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ना भक्त आ पा रहे हैं, ना लोगों को पानी की समस्या का समाधान हो पा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। यहाँ तक कि PHD विभाग का कोई अधिकारी यहाँ आकर दोबारा नहीं देखा, ना कि कोई पुलिसकर्मी ने आके देखा कि यहाँ के लोग किस दहशत में जी रहे हैं। यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, उस बड़े हादसे का इंतजार क्या यहाँ का प्रशासन कर रहा है? यहाँ के लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। कितना समय हो गया इसको? 10 दिन से ऊपर हुए सर। अभी तक 22 तारीख को हुआ था शाम को। उसके बाद अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की तरफ से। तो ना कोई प्रशासन का आला अधिकारी आया है अभी तक कि इस बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई करे। और ये मसला ऐसा है तुरंत इमरजेंसी वाला, इसको तुरंत ही निस्तारण करना चाहिए था इस समस्या का, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकला है। इसका सरकार चल रही है अपने सरकारी रवैये से चल रही है, ढुलमुल रवैये। MLA कहता है कि नगर परिषद आयुक्त से मिलो, नगर परिषद आयुक्त कहता है कलेक्टर से मिलो। तो इस तरह से ये चक्करघन्नी चल रही है और इसका सामना हम सब लोगों को झेलना पड़ रहा है, मार्केट वालों को। तो और सबसे बड़ी समस्या है कि जो आजू बाजू में मकान है उनके सिर पे खतरा मंडरा रहा है। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कोई पत्थर आगे गिर सकता है, कोई मकान पे चोट लग सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कोई अधिकारी आया के मौके पर? आए थे, मंगलवार को आए थे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट बना के गए हैं। अभी तक कुछ मतलब अमली जामा तो कुछ हुआ नहीं, कार्रवाई हुई नहीं है अभी। क्या कहते हैं, डिसमेंटल करेंगे या इसका क्या करेंगे? डिसमेंटल की कार्रवाई की। हाँ। तो यहाँ पर जो कितने मकान है इसके आसपास सराउंडिंग में? चारों तरफ मकान है सर, इसके 10-12 मकान है, 10-12 मकान की हद है। और ये आवाजाही, सबसे बड़ी बात है कि इसके नीचे मंदिर है जिसमें डेली के काफी श्रद्धालु आते हैं, तो उनके सिर पे भी खतरा है। तो ये वोट लेने आते हैं, उन नेताओं से क्या कहेंगे और आगे आपका क्या रुझान रहेगा? क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति तो सबके सामने ही है कि 10 दिन हो गए अभी तक देखो, ना MLA है, ना कोई अधिकारी है, ना कुछ है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये केवल वोट की राजनीति है कि केवल वोट लेने आ जाओ, बाकी जनता की समस्या से किसी को कोई समाधान नहीं है, सरोकार नहीं है किसी को। पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? पानी कहाँ से आ रहा है?
पानी के लिए सर दूसरी टंकियों से व्यवस्था की जा रही है। हम यहाँ के लोकल मार्केट के हैं, हमें मार्केट की ज़्यादा जानकारी है और मार्केट में ये है कि डर का माहौल बना हुआ है। 22 तारीख को ये क्षतिग्रस्त हुई, उसी टाइम से दुकानें नियर में जो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं और ये डर का माहौल है। अगर प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई नहीं करता है तो मार्केट पूरा बंद करके धरना देने की तैयारी पे है। हम लेटर भी जारी करने वाले हैं। तो हमें प्रशासन से यही गुहार है कि जल्दी से जल्दी इस टंकी का कोई भी समाधान निकाला जाए। कितना समय दिया गया है प्रशासन को आपके द्वारा? सर प्रशासन को हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन दे रहे हैं। आज ही लेटर जारी कर रहे हैं, कलेक्टर के सामने पेश कर रहे हैं। नहीं हम धरना खुद पूरा मार्केट बंद करके धरना देंगे। अभी पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग? पानी हम तो यहाँ से ले रहे हैं, फिर कुछ घर से खरीद के लेके आ रहे हैं, उससे कैंपर लगा रखे हैं कुछ। मंदिर कब से बंद है? मंदिर 22 तारीख से ही बंद है। मतलब कोई पूजा अर्चना कुछ नहीं हो रही? कोई पूजा अर्चना कुछ। पिलर सारे इसी के अंदर है? इसी के अंदर है सारे पिलर। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 1 या 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो इसको डिसमेंटल किया जाए, वरना यहाँ पर जो तालाबंदी है और यहाँ के साथ ही जो पानी की समस्या से वंचित जो लोग हैं उनका कहना है कि आगामी दिनों में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पहली परेशानी की निजात अभी तक नहीं मिली। आप यहाँ देख सकते हैं ये दाऊदपुर फाटक है और यह फाटक केवल एक ही फाटक बचा है जिसके अंदर लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। एक समस्या का समाधान नहीं हुआ कि यहाँ बड़ी समस्या विकराल रूप से धारण कर रही है और उसको लेकर प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कैमरा पर्सन नसरू के साथ भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। राज्य सरकार द्वारा अलवर के अंबेडकर नगर में उपखंड का चौथा जलदाय कार्यालय 10 जुलाई को खोला जा रहा है। भाजपा ने इसे शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है और 14,000 उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिला मंत्री एवं पार्षद शीला जांगिड़ और जिला कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र शर्मा ने बताया कि इससे पटरी पार के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए उन्होंने शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया है। साथ ही अलवर शहर में जल संकट समाधान के लिए बड़ी संख्या में बोरिंग सहित कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही भाखेड़ा में बांध, परंपरागत स्रोतों को दुरुस्त करने, नहर को पक्का कर जैसवंत को भरने आदि कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जिस तरह से पानी की समस्या को देखते हुए प्रदेश और जिला स्तर पर काम किया जा रहा है, अलवर शहर में उपखंड का चौथा कार्यालय अंबेडकर नगर में 10 जुलाई को खोला जा रहा है। सवाल सीधा सा है कि जनता को कितना लाभ मिलेगा, जनता की कितनी समस्याएं दूर होंगी। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के साथ साथ स्थानीय पार्षद भी हैं, महिला भी है, क्योंकि महिलाओं को पानी की सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। आप काफ़ी अनुभवी भी हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे आदरणीय मंत्री श्री संजय शर्मा जी व शहर विधायक की अनुशंसा पर ये जो चौथा उपखंड कार्यालय अंबेडकर नगर में खोला जा रहा है जलदाय विभाग का, पहले तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। और दूसरा, हमारे राजस्थान में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, उन्होंने पानी के लिए पूरे राजस्थान में सबसे आगे प्रायोरिटी में पानी को रखा है। पानी की समस्या को देखते हुए वो बहुत ही आगे बढ़ के सारे कार्यों को कर रहे हैं। और जो हमारा ये अंबेडकर नगर में चौथा उपखंड कार्यालय जलदाय विभाग द्वारा खोला जा रहा है, इसमें हमारे आदरणीय मंत्री संजय शर्मा जी द्वारा जो खोला जा रहा है, इससे सबसे ज़्यादा महिलाओं को पानी की समस्या रहती है और पटरी पार का जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। तो इस समस्याओं के लिए जनता को जलदाय विभाग PHD ऑफिस वनुमार्ग नहीं जाना पड़ेगा। और हमारे यहीं अंबेडकर नगर में जो ये खोला जा रहा है चौथा उपखंड कार्यालय जलदाय विभाग द्वारा, तो इसी में जाकर के छोटी मोटी समस्याएं हैं और इनका जो लीकेज है, चौकिंग है, जो पानी की छोटी मोटी समस्याएं समाधान हो जाएगा। और इसमें हमारे आदरणीय मंत्री श्री संजय शर्मा जी ने अधिकतर समस्या पानी की मिट गई है, कुछ हद तक है वो और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए करेगा। इसलिए मैं आदरणीय श्री संजय शर्मा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, आपको लगता है शहर के लोगों को, विशेषकर पटरी पार लोगों के लिए विशेष राहत भरी खबर है और बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब, 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए हमारे शहर विधायक एवं आदरणीय श्री संजय शर्मा जी ने आज से दोनों दफे का जो उनका बजट आया है पहले कार्यकाल में भी, इसमें भी तो अधिकतर उन्होंने बोरिंग कटवाई हैं शहर में अधिक से अधिक, तो मतलब 90% तक तो पानी की समस्या बोरिंगों से सॉल्व हो गई है।
वहीं वन मंत्री संजय शर्मा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने अलवर शहर में जलदाय विभाग का चतुर्थ उपखंड खोलने की घोषणा की है। इस पर मंत्री शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा एवं जलदाय विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का आभार जताया है। इस नए उपखंड के खुलने से वैशाली नगर, अंबेडकर नगर, सूर्य नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और रणजीत नगर आदि क्षेत्र के निवासियों की जल समस्या और परिवेदनाओं का निस्तारण हो सकेगा। इसके अधीन 4 सहायक अभियंता और 13 कनिष्ठ अभियंता कार्य करेंगे। श्री बांके बिहारी सेवा मित्र मंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को खाटू श्याम के दर्शन के लिए 36वीं निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। यह यात्रा 7 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे लालडिगी चौराहे से रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे अलवर वापस आएगी। मंडल से जुड़े ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि इच्छुक श्रद्धालु मोहिना बाबा की प्याऊ के सामने सांवरिया इलेक्ट्रिकल्स पर पंजीयन करवा सकते हैं। भारत विकास परिषद एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चिकित्सक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह किया गया। स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सभी को पौधे एवं प्रशस्ति पत्र भेंट करने के साथ ही अंग वस्त्र पहनाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर वीसी रॉय की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके अलावा वंदे मातरम का गायन किया गया। वहीं डॉक्टर एससी मित्तल, डॉक्टर वीके अग्रवाल, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, आरपी गुप्ता, सरोज गुप्ता, सुधीर गुप्ता और डॉक्टर जयंत थरेजा आदि ने सम्मान समारोह की नई शुरुआत के लिए अध्यक्ष गिरीश गुप्ता को बधाई दी, साथ ही अपना उद्बोधन भी दिया। इस अवसर पर परिषद के 22 चिकित्सकों एवं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव अशोक कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष लोकेश गोयल, जिला समन्वयक राधेश्याम के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में बैठक की गई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी रमेश कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल करदम और संगठन महासचिव प्रेम सिंह मीणा आदि शामिल हुए। इसमें निर्णय लिया गया कि राज्य के प्रत्येक जिले में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली एआईसीसी में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के साथ बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी श्री रमेश कुमार यादव जी, राजस्थान प्रदेश चेयरमैन सूरजमल करदम और प्रदेश संगठन महासचिव प्रेम सिंह मीणा उपस्थित रहे। इस मीटिंग में राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी को और जिले कार्यकारिणी को लेकर गहन चिंतन किया गया। प्रदेश में कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर बैठक में बातचीत हुई तो सभी निर्णय लिए गए और अंत में राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में नवनीत जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। मैं प्रदेश के सभी व्यक्तियों, महिला और पुरुषों से अपील करता हूं कि आप कामगार कर्मचारी कांग्रेस संगठन में अपनी सेवा देने के लिए जिलाध्यक्ष पद हेतु आमंत्रित हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हो और श्रमिक मजदूर किसान की आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने आंगनबाड़ी, सहयोगिनी एवं संविदा नर्सेज कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। जिला अध्यक्ष राजकुमार बख्शी ने बताया कि इन कर्मचारियों को लंबे समय से नियमित करने की मांग की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश की भावी पीढ़ी तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इसी तरह आशा सहयोगिनी भी गाँव में सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में योगदान देती हैं। साथ ही संविदा नर्सेज कर्मी बड़ी संख्या में चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। इन सभी को अल्प मानदेय दिया जाता है। जिला महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार हाल ही संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को हटाने पर जयपुर में एक कर्मचारी ने आत्महत्या भी कर ली थी। एटक ने इन सभी कर्मचारियों को जल्द ही सरकारी सेवा में नियमित करने की मांग की है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से जितने भी मजदूर हो, कर्मचारी हो, जो भी आंदोलन रहता है उनका सबका समर्थन करती है। सबसे बड़ी बात यह है आज आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने परिवार को छोड़ करके नौनिहाल लोग बच्चों को जो सरकार का प्रोग्राम है उसको पूरा करती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन सबको ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस भेजनी पड़ती है। जो काम किया है उसका सारा ब्यौरा भेजना पड़ता है। जबकि गाँवों में तो ये परेशानी भी है कि वहाँ ऑनलाइन वो होता ही नहीं है, वहाँ सिस्टम ही नहीं आता है। इन सब परेशानियों के बावजूद भी वो सरकार के कार्यक्रम को पूरा कर रही हैं, बल्कि देश की जो नव पीढ़ी है उसको भी वो तैयार करती हैं।
और महत्वपूर्ण काम उनका इस देश में हो रहा है। इसी प्रकार से जो सहयोगिनी है, आशाकर्मी है, उनका भी काम है, वो भी अपने परिवार को छोड़कर गांव-गांव ढाणी जाती हैं और वहाँ जो भी सरकार का दवा पिलाने का काम है और भी वोटों का काम है और भी जो भी सरकारी काम है, ये सरकारी योजनाएं हैं, उन सबको वो पूरा करती हैं। चिकित्सा जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार की बड़ी विडंबना है कि वो लगातार जो नियमित कर्मचारी है उनकी वैकेंसीज पर वो काम करते हैं, यानी एक नियमित कर्मचारी की भांति वो काम करते हैं। उनके बावजूद भी उनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही की घटना है कि जयपुर में जो संविदा चिकित्सा कर्मचारी लगे हुए थे, उनको वहाँ से हटा दिया था और उनके स्थान पर दूसरा कर्मचारी उनको लिया गया था। जब उनका रोजगार चला गया तो एक लड़के ने वहाँ अपने रोजगार जाने के बाद में अपना सुसाइड कर लिया। ये बड़ी विडंबना है कि उनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक संविदा पर लगाए रखते हैं और उसके बावजूद उनको नियमित नहीं करते हैं, जबकि उनकी जो आयु सीमा है दूसरे विभाग में आवेदन करने की, वो भी निकल जाती है। तो एक तरह से वो घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं और उनके साथ में सरकार मजाके करती है। अलवर के वार्ड 11 के दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में आधुनिक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा सहित अलवर विधायक और मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ के बाशिंदों को खासी सुविधा रहेगी। साथ ही दलित और कच्ची बस्तियों के विकास को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कई कोचिंग सेंटर्स द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं से मोटी फीस ली जाती है, लेकिन अनेक कोचिंग सेंटर के संचालक पेपर खरीदकर विद्यार्थियों को महंगे दामों पर बेचते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को दोनों तरफ से लूटा जा रहा है। नीट की परीक्षा इसका उदाहरण है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर भी खरा नहीं उतरते और अग्नि हादसे सामने आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की मांग उठाई है। सर, कोचिंग सेंटर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगजनी की घटना के बाद कार्रवाई की गई, उससे पहले दिल्ली में एक बार पानी की वजह से काफ़ी लोग विद्यार्थी वो डूब के मर गए थे। तो उसके बावजूद भी पिछले साल कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की, सील लगाई। इस बार फिर सील लगाई है, लेकिन हलफनामा लेकर उनको सील को खोला जा रहा है और कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है और विद्यार्थियों की जान कोचिंग सेंटरों में निकल जाती है। पढ़ाई का दबाव भी इतना है कि कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। हालत गंभीर है, युवा मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कोचिंग सेंटरों के नाम पर लूट खसोट हो रही है। आप यूपी की, दिल्ली की ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है। हमारे राजस्थान में कोटा भरा पड़ा है, इधर को सीकर बेल्ट भरी पड़ी है कोचिंग सेंटरों से, जयपुर भरा पड़ा है। कोचिंग सेंटर तो आजकल ऐसा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है पढ़ाने वालों का। एक सेंटर खोल दिया नाम से, उसी के नाम से ब्रांचें खोली, 10 की उन्होंने ब्रांचें खोल दी। जयपुर में हो रहा है तो कोटा में खोल दिया, कोटा वाला ने जोधपुर में खोल लिया। तो इस तरह से ब्रांचें खोली जा रही हैं। जयपुर में, दिल्ली में खुल रहे हैं, उनकी ब्रांचें राजस्थान जयपुर में खुली पड़ी। तो ये तो सिवाय लूट खसोट का कुछ नहीं। आज हमारे बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। उनका पेपर लीक के मामले में इतना सामने आ रहे केस, पेपर लीकों के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए थे। कुछ कोचिंग सेंटरों की जहाँ शिकायत आई थी उनको बंद किए गए थे, सील किए गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्होंने, मालिकों ने एफिडेविट दिए थे कि, और उन्हें एफिडेविट के आधार पर उनको दोबारा खोल दिया गया। तो क्या कारण है कि वो 4 दिन में ही उनकी सारी पूर्ति होगी, कोई कमियाँ थी तो उसको सील किया गया था। सील करने के बाद में ऐसी क्या थी, उन्होंने एक कागज़ लिख कर दिया, उस कागज़ के आधार पर दोबारा खोल दिया। तो ये प्रशासन की या हमारे जो नेता हैं बीजेपी का आज बैठे हुए हैं सरकार में, उनकी मिली भगत है। अपने चाहने वालों के कोचिंग सेंटर चला रखे उन्होंने, कोचिंग सेंटर को मान दे उन्होंने लूट खसोट कर रखी है। तो उनको दोबारा इजाज़त दे दी, उनको दोबारा परमिशन दे दी, दोबारा चालू हो गए। आज हमारे बच्चे जो ग्रामीण इलाके के बच्चे आते हैं, हमारे बीजेपी के नेता भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह से गरीब किसान हमारे बच्चों को यहाँ कोचिंग सेंटरों में प्रैक्टिस भेजते हैं। कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कर्जा लेता है, ज़मीन गिरवी रखता है, बेचता है, अपने बच्चों को भेजता है। 3-3, 4-4 साल बच्चे हमारे कोचिंग सेंटरों में तैयारी करते हैं। उन तैयारियों को लेकर के बाद में पता लगता है पेपर लीक हो गया। तो ऐसे में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 70-75 बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली। तो ये सरकार के क्यों आँख बंद करके बैठी है? क्यों नहीं बोल रही केंद्र सरकार? बार बार बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र में शिक्षा मंत्री उसका धरना प्रदर्शन करके उसका इस्तीफा मांग रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान का, क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसको? क्यों प्रधानमंत्री जी मौन बैठे हुए हैं? क्यों अमित शाह जी मौन बैठे हुए हैं? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के लिए? तो उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है पद से? तो ये सब मिली भगत है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी का सब नेता मिले हुए हैं। बच्चों के उनको कोई परवाह नहीं, बच्चों के 70 मरे हों चाहे और हादसा हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। किसान भाई से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं। उनको तो अपने दो पूंजीपति दिखते हैं, उनका अच्छा हो और देश का चाहे बर्बाद हो चाहे मरे गिरे, कुछ मतलब नहीं। तो बीजेपी के नेता अपने निकटवर्ती लोगों के या स्वयं के कोचिंग सेंटरों को चलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि पेपर लीक भी कराते हैं और उसके बाद दिखाने के लिए कार्रवाई भी कराते हैं, फिर खुलवा भी देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं, सिवाय लूट खसोट कुछ नहीं। कोचिंग सेंटरों के माध्यम से तो लूट खसोट कर रहे हैं, मनमानी तरह फीस ली जा रही है, बच्चों के पास नहीं है, इतनी फीस ले रखी है, बच्चे कर्ज ले लेके आ रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, बैंकों से कर्ज लेकर के कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। क्यों कुछ नहीं लगाए जा रहे? राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, इनकी डबल इंजन की सरकार है, इन एनजीओ पे, सेंटरों पे क्यों नहीं लगाए जा रहे? कोचिंग सेंटर इतने खुले पे क्यों कुछ नहीं लगाया जा रहा है? इतनी फीस क्यों दी जा रही है? लाखों रुपए उनका फीस लिए जा रहे हैं। फिर पेपर लीक के नाम से पहले तो लूट खसोट कर ली बच्चों का एडमिशन का कोचिंग के नाम से, फिर पेपर लीक किया, उसका लूट खसोट। तो बच्चों को तो मरना ही है, बेचारों को नुकसान ही नुकसान है। बच्चों का इनको कोई नहीं, इनको तो तैयारी के भी नाम से लूट करने और बाद में। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सशस्त्र सीमा बल अलवर के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उप महानिरीक्षक संजीव यादव के नेतृत्व में पौधरोपण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। राजकीय विधि महाविद्यालय के सहयोग से हुए कार्यक्रम में प्राचार्य हेमंत कुमार सहित मुकेश कुमार, रजनी परमार, राकेश कुमार, पीएलवी रेखा महलावत एवं संजना जादौन उपस्थित रहे। वहीं आरटीसीएसएसबी की ओर से सहायक कमांडेंट राजेंद्र कुमार सहित प्रवीण कुमार और जितेंद्र यादव ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर में विभिन्न पौधे लगाए गए, साथ ही स्वच्छता अभियान चलाया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, एनईबी अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत कलसाड़ा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में आम जन से फीडबैक लिया। साथ ही ग्राम कलसाड़ा में जोहड़ निर्माण कार्यों एवं रामगढ़ में राजीविका कार्यों का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण सेवा शिविर में लगी हर स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में आम जन को जागरूक कर इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। वहीं इस दौरान तहसीलदार धीरेन्द्र करदम, विकास अधिकारी राजबाला मीणा एवं राजीविका डीपीएम राहुल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 29 जून से 6 जुलाई तक देश भर में सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 3 जुलाई को ग्राम सेवा सहकारी समिति जमालपुर में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष अवधेश सिंह, सदस्य शेर सिंह, प्रसादी गुजर, प्रभाती जांगीड़, सुरेंद्र सिंह, जगदीश, रामस्वरूप और श्याम सिंह आदि उपस्थित रहे। व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण ने उर्वरक, कस्टम हायरिंग सेंटर, खाद बीज और दवाओं के कारोबार से लाभांश की जानकारी दी। इसके अलावा आगामी 5 वर्ष की कार्य योजना और पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाने आदि पर चर्चा हुई। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधक कृष्णानंद शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं संचालक मंडल के सदस्य जनक सिंह ने बताया कि आम सभा में किसान हित के निर्णय लिए गए हैं। आज दी ग्राम सेवा सहकारी समिति जमालपुर लिमिटेड में आज यह मीटिंग हुई है और आज आम सभा की मीटिंग थी। उसमें यह निर्णय लिया है कि किसानों के हित में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय हो। एक बात। नंबर 2, जो उर्वरक क्षमता, जो खाद डीएपी यूरिया का पार्ट है, वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार तुरंत उपलब्ध कराए। हमारी सोसाइटी 1 नंबर पे चल। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही सरकारी और निजी विद्यालयों में चहल पहल आरंभ हो गई है। वहीं कस्बे में स्थित लीलावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से लाने के लिए नई स्कूली बस सेवा का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ हुआ।
इस दौरान शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, आचार्य अशोक मिश्रा और विद्यालय के व्यवस्थापक संचालक हिम्मत सिंह चौधरी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही मिठाइयों का वितरण किया गया। वहीं व्यवस्थापक चौधरी ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को रियायत सहित विशेष सहायता भी प्रदान की जाती है। ग्रामीण परिवेश के स्कूल अब चालू हो गए हैं, तो उनमें ग्रामीण परिवेश के बच्चों को वाहन सुविधाओं की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए नई बसों का आगमन हुआ है, तो उनका आज पाठ पूजन किया गया है। तो बच्चों को सीमित फीस में और सीमित किराए में बस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लीलावती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पब्लिक में मैं बच्चों से, गार्जियनों से कहना चाहूँगा कि बहुत कम फीस और बहुत कम किराए में बहुत अच्छी सुविधा के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। शहर के विद्यालयों से भी अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यालय यहाँ देते हैं। आप अपने विद्यार्थियों बच्चों को भेजें और अच्छी शिक्षा गुणवत्ता पाएं। राजकीय पीएम श्री विद्यालय खारेड़ा में सहकारिता सप्ताह के तहत सहकार संवाद पर भाषण, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहकारिता, जय जवान जय किसान, राष्ट्रीय पर्व और स्वतंत्रता सेनानियों आदि पर विचार गोष्ठी की गई। साथ ही चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। संस्था प्रधान के अनुसार सहकारिता का मतलब एक दूसरे का सहयोग करना होता है। इसी भावना को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मालाखेड़ा में जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा 18 जुलाई को आयोजित होगी। यह यात्रा तुलसीराम जी की बगीची तक पहुंचेगी, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। मेला स्थल पर अनुपयोगी घास खड़ी है और गंदा पानी जमा है। गौरतलब है कि मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ झूले और खिलौनों आदि की दुकानें सजाने वाले भी पहुंच गए हैं। इसके बावजूद सफाई आदि इंतजामों की कमी नजर आ रही है। श्री श्री एकहरा जगन्नाथ जी महाराज का मेला मालाखेड़ा में शुरू होने जा रहा है, जहां जिम्मेदार विभाग लगता है कुंभकर्णी नींद में है। आप देखेंगे यहां पर मेला स्थल जहां रथ यात्रा आती है वहां अभी साफ सफाई नहीं की गई है, जबकि अन्य जगह से आने वाले झूले, खेल खिलौने वाले सब यहां आ गए हैं, लेकिन अभी यहाँ साफ सफाई नहीं है, अनुपयोगी घास खड़ी हुई है और जिम्मेदार विभाग कुंभकर्णी नींद में है। पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जिलाध्यक्ष मुकेश इटोली के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में एक ही दिन में 2 पारी की ड्यूटी लगा दी जाती है। इन परीक्षाओं में शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा मालाखेड़ा तहसीलदार ने जनगणना ड्यूटी में लगे कार्मिकों को 14 जून तक की ही उपस्थिति दी है, जिससे कार्मिकों को पीएल का नुकसान हो रहा है। ऐसे में 16 जून तक उपस्थिति देने की मांग रखी गई है। वहीं एडीएम अंबालाल मीणा ने इन मांगों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष के अलावा जिला मंत्री मनीष चौधरी, डाटाराम, मनोज शर्मा, राजेश चौधरी, धर्म सिंह और रविंद्र सक्सेना आदि उपस्थित रहे। माधोगढ़ स्थित विद्युत सबग्रिड स्टेशन का जीर्णोद्धार कर इसे नया स्वरूप दिया गया है। जीएसएस जर्जर हाल हो गया था और अब यहां अनेक काम कराए गए हैं। इनमें बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने, सुरक्षा के लिए फेंसिंग आदि भी शामिल हैं। विद्युत निगम के एईएन जितेंद्र कुमावत ने बताया कि माधोगढ़ विद्युत जीएसएस काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। इसके मद्देनजर स्वीकृत बजट के तहत आवश्यक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य कराए गए हैं। आगामी पांडुपोल और भर्तरी मेलों को देखते हुए भी इन कार्यों को प्राथमिकता दी गई। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पदयात्राएं इसी मार्ग से गुजरती हैं और कई श्रद्धालु रात्रि विश्राम के लिए जीएसएस के आसपास भी रुकते हैं। नटनी का बारा स्थित रूपारेल नदी इन दिनों जलकुंभी की चपेट में है। नदी में जलकुंभी इतनी अधिक फैल गई है कि कई स्थानों पर पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है। नदी की सतह पूरी तरह जलकुंभी से ढकी होने के कारण पानी भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ समय पहले संबंधित विभाग ने जेसीबी मशीन की सहायता से जलकुंभी हटाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन यह कार्य सीमित क्षेत्र तक ही सिमट गया। इसके चलते नदी के अधिकांश हिस्से में अब भी बड़ी मात्रा में जलकुंभी फैली हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसात के दौरान अधिक पानी आने से पहले नदी से जलकुंभी को पूरी तरह हटाया जाए। इससे जलीय जीवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और जैसमंद की ओर जाने वाले पानी में भी बाधा पैदा नहीं होगी। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने से बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से साहोड़ी उमरैन बस स्टैंड के पास सड़क पर बने गड्ढों में लगातार पानी भरा रहता है। यहां वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, साथ ही वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है।
बरसात के मौसम में यह स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरवाने की मांग की है। समीपवर्ती रेवाड़ी जिले में गत देर रात पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि एक सब इंस्पेक्टर भी बदमाशों की गोली का निशाना बने हैं। हालांकि एसआई ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार धारुएड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि जड़थल क्षेत्र में कुछ बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर सीआईए टीम ने इलाके में घेराबंदी कर संदिग्धों का पीछा किया। खुद को चारों तरफ से घिरा देख बदमाश मोहन और गोविंद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यह पूरी कार्रवाई धारुएड़ा प्रभारी योगेश के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश बोलनी निवासी मोहन और राजस्थान के गोविंद पर हत्या, लूट और फिरौती के कई मुकदमे दर्ज हैं। वो राबड़का से और कच्चे रास्ते से होते हुए जड़थल की तरफ आएंगे। जिस सूचना पे अपनी टीम को तैयार करके इंस्पेक्टर योगेश द्वारा वहाँ पे मौके पे पहुँचा गया और जैसे ही वहाँ नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी पे की गई तो उसके बाद 2 लोग पल्सर मोटरसाइकिल पे आगे दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया तो इशारा करते ही और उन्होंने तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली हमारे सब इंस्पेक्टर फखरुद्दीन को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो सुरक्षित बच गए। और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 2 लोग हैं उनको पैर में गोली लगी है। और आपको बता दूं कि ये लोग, एक तो मोहन है बोलनी का और एक गोविंद उर्फ झम्मन, ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पहले भी काफ़ी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोहन के ऊपर करीब 8 और 9 चोरी, फिरौती और लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। 307 का मुकदमा दर्ज है, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है और गोविंद के ऊपर हरियाणा और राजस्थान में करीबन 14-15 मुकदमे दर्ज हैं। टपुकड़ा कस्बे स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में सूबेदार रोशन लाल ने वाटर कूलर भेंट किया है। प्रधानाचार्य अखिलेश भारद्वाज ने इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वहीं सूबेदार रोशन लाल के अनुसार समाज और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने शिक्षा के साथ सामाजिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया है। इस अवसर पर प्रबंध समिति संरक्षक दिनेश गर्ग, प्रबंध समिति अध्यक्ष नरेश जांगेड़, समाज सेवी एवं भाजपा नेता टीटू गर्ग और पंडित अनिल शर्मा आदि मौजूद रहे। आज आदर्श विद्या मंदिर टपुकड़ा में सूबेदार श्रीमान रोशन लाल जी द्वारा विद्यालय के भैया बहनों के लिए ठंडे पानी के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया गया। विद्यालय परिवार आदर्श विद्या मंदिर समिति इन भाई साहब का सादर आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे इसी तरह अन्य भी कार्यक्रमों में आप सहयोग करेंगे। रिफाइनरी उद्घाटन एवं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के कार्यक्रम का जिला स्तर पर 4 जुलाई को वर्चुअली प्रसारण होगा। प्रताप ऑडिटोरियम में यह प्रसारण किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पंचपदरा HRRL रिफाइनरी का उद्घाटन होना है। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 4 जुलाई को सुबह 10 बजे से प्रताप ऑडिटोरियम में होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला मुख्यालय सहित पंचायत समितियों, स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश प्रदान किए हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन कर अनियमितताएं बरतने पर कृषि विभाग द्वारा जिले की 2 फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने यह जानकारी दी। मैसर्स खंडेलवाल ट्रेडर्स गढ़ी सवाई राम द्वारा यूरिया उर्वरक अधिक दर पर विक्रय करने और उर्वरक का स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करने का आरोप है। साथ ही मैसर्स खंडेलवाल कृषि केंद्र धमरेट द्वारा कृषकों को विक्रय बिल नहीं देने, अधिक दर पर उर्वरक बेचान आदि को लेकर उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया है। अलवर के नवीन सूचना केंद्र में स्थित लाइब्रेरी के लिए सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी ने ओशो की 15 पुस्तकें भेंट की हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक मनोज कुमार को यह पुस्तकें सौंपी। यह पुस्तकें नारनौल हरियाणा से ओशो प्रेमी स्वामी कृष्ण अवतार शर्मा ने लाइब्रेरी के लिए भिजवाई हैं। पुस्तकें प्रमुख रूप से लोआत्सु,
बुद्ध, महावीर, चरणदास, कबीर, रज्जब, यारी, दरियादास, दयाबाई और सहजोबाई आदि पर दिए गए ओशो के प्रवचनों पर आधारित हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बोलेरो से टक्कर मारकर किया किडनैप और लूटी नकदी। नगर क्षेत्र में वारदात के बाद पीड़ित को अलवर अस्पताल में करवाया भर्ती। बैंक अफसर के ट्रेन से कटने के मामले में पत्नी और साढ़ू के खिलाफ हुई एफआईआर। अरावली विहार पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर शुरू की जांच। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनी हुई बेहोश। वहीं लंबित मांगों को लेकर निकाली रैली। और 3 माह का राशन एक साथ देने के आदेशों के चलते वितरण हुआ ठप। उपभोक्ता उठा रहे परेशानी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।